हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। यह 10 यूनिट में से अंतिम यूनिट है। इस यूनिट के बाद पूरे के पूरे सभी यूनिट्स के टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना ली है, तो आराम से आप इसको सर्च करना चाहेंगे कोई भी यूनिट के कोई भी टॉपिक, तो आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। और हाँ, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए या पीडीएफ चाहिए, वह हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हाँ, हमने एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में कॉम्प्रिहेंसिव पूरी चीज़ें शामिल है, जिसमें आपका नोट्स भी रहेंगे, साथ में पीडीएफ भी रहेगा, और हम पर्सनल रूप से एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट करके आप लोगों को वन टू वन इंटरेक्शन, बात करना, क्वेश्चंस, डाउट क्लियर करना, ये सब आप उसमें शामिल होगा। और यह समझिए ज़ीरो से, बिल्कुल मतलब जिसने अभी तक सोशल वर्क के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वह हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 1, 2, 3 इस तरह से करते करते पूरी 10 यूनिट का हम एक समरी आपको, जो बने हुए पीडीएफ है, उनसे बताएंगे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आप छोड़ सकते हैं, क्या फैक्ट लिख सकते हैं। यह हम एक आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो वो लाइव क्लासेस रहेगी, चाहे वो गूगल मीट में रहेगा या जूम में, वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा। हाँ, प्रयास किया हुआ है, यदि आपको ठीक लगे तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम इस 7th यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले परिवार कल्याण कार्यक्रम हमने स्टार्ट कर दिया था। अब सेकंड है अनाथ एवं बेसहारा बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। ये क्या है? देखिए, दो प्रकार के ऐसे टॉपिक, ये शब्द दिए हुए हैं, एक अनाथ एवं बेसहारा। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो शिशु गृह में उनका पालन पोषण होता है, या फिर कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको माँ बाप छोड़ देते हैं। तो वो एक प्रकार के हो गए। और एक ऐसे बच्चे जो किसी भी दुर्घटना, या जिस प्रकार से कोविड आया था, आपको पता है, बीच में, उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके माता पिता का साया उनके ऊपर से छिन गया था। ऐसे भी होंगे। तो अनाथ और बेसहारा बच्चों में ये दोनों कैटेगरी के अलावा भी वे बच्चे जो किसी भी प्रकार का, उनके पेरेंट्स उनका सहयोग नहीं है, वो सब शामिल होते हैं। तो इसमें कल्याणकारी योजनाएं शब्द दिया हुआ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्य मुख्य जो वर्तमान में और जो हाईलाइट रूप से योजनाएं हैं, उन पर हम लोग फोकस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक है सड़क के बच्चों के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम। ये क्या है? यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको प्रायोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छता का प्रावधान, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं, साथ ही सुरक्षा, बेसहारा और उपेक्षित, शोषण और शोषण के खिलाफ वाले गली के बच्चे, मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रन। आपने देखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो उसका मतलब केवल यही है कि इनके लिए उपेक्षित ना हो बच्चे, जो इन पूरी पूरी चीज़ों से उपेक्षित हैं, उनके लिए यह योजनाएं शुरू की गई हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन क्या है? विशेष रूप से जिनके घर और पारिवारिक संबंध नहीं है, विशेष रूप से दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति संवेदनशील, जैसे कि सेक्स के बच्चे, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप देखे होंगे, सेक्स बच्चे जिसमें नहीं, लिंगानुपात बहुत कम होता है, तो बहुत सारी बच्चियों को बाहर जैसे जल्दी शादी कर देते हैं, या फिर बाहर भेज देते हैं, या परिवार वाले ही किसी ना किसी प्रकार से उनको घर से बेदखल कर देते हैं गरीबी के कारण। ठीक है। तो वो श्रमिक और फुटपाथ पर रहने वाले माता पिता जो उनको बच्चों को छोड़ देते हैं, इस तरह के ऐसे बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन के रूप में आते हैं। ठीक है। ये शब्द गलत लिख गया है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है। योजना के तहत वित्तीय सहायता 90% तक कवर की जाएगी। परियोजना की लागत प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए से अधिक नहीं है। संघ, राज्य, क्षेत्र और स्वयं मंत्रालय के मामले में लागत का 100% यदि यह किसी भी गतिविधि को लेता है। अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए करने के लिए है। बेसहारा और उपेक्षित बच्चों पर जो स्तर है, शहर का स्तर है, उसका सर्वे हुआ था। उस सर्वे के हिसाब से क्या क्या किया गया? पहले एक जो सर्वे हुआ है, दूसरा क्या, सुविधाओं वाले बच्चों
के लिए 24 घंटे ड्रॉप इन शेल्टर की स्थापना, मतलब ऐसे बच्चे जहाँ पे जिनको सुविधाएं नहीं है उनके लिए 24 घंटे एक ड्रॉप इन शेल्टर की स्थापना की जाएगी। रात्रि विश्राम, सुरक्षित पेयजल, स्नान, शौचालय, मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। बुनियादी साक्षरता प्रदान करने वाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी इसमें क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। सार्थक व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले कार्यक्रम, बेसहारा बच्चों के व्यावसायिक नियोजन के लिए कार्यक्रम, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के उद्देश्य से कार्यक्रम और उपचार सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। बाल अधिकारों के अनुरूप कोई अन्य कार्यक्रम और ये जो अधिनियम है उसके तहत कवर किया जाएगा। क्या क्या कवर किया जाएगा, देखिए जो ऊपर बताया था वो सब कवर किया जाएगा। अब जो ये एजेंसी, कौन सी एजेंसी काम करेगी, राज्य सरकारों, सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन स्वायत्त एक कानून के तहत या पंजीकृत सोसाइटी, मतलब या तो गवर्नमेंट में क्या है, या तो राज्य सरकार करेंगी या तो केंद्र सरकार करेगी, अथवा पंजीकृत सोसाइटी मतलब जो रजिस्टर्ड एनजीओज होंगी वह भी काम करेंगी। इस किसके तहत रजिस्टर्ड होंगी, वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें और क्या पात्रता शर्तें हैं, प्रासंगिक लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करके लाभ के लिए नहीं चलाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का 2 की अवधि के लिए पंजीकृत वर्ष, मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि उसमें कम से कम कुछ अवधि के लिए पंजीकृत हो और कुछ समय में उन्होंने काम किया हो, तो ये सब पात्रता शर्तें होंगी इसके लिए। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए एक विशेष पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की है। हमने बताया था अभी आपने, स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्हें किसी कारण से छोड़ दिया गया है, या छोटी बच्चियां हैं, बहुत सारे परिवार बड़ा होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया, या बहुत से परिवार तो बेच भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो बेसहारा है, पेरेंट्स विहीन है, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और ख़ासकर जो कोविड का टाइम आया था, उस कोविड के टाइम में हमने बताया कि बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया छिन गया। उन बच्चों के लिए विशेष तौर पे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना शुरू की गई। ये क्या है इसमें हाँ, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, देखो सबसे बड़ी योग्यता क्या है, जिन बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खो दिया है, वो इस योजना के पात्र होंगे। क्लियर हो गया आपको। कोविड-19 के तहत एक आंकड़ा दिया है, देश भर में कुल 577 कोविड-19 अनाथ बच्चों की पहचान की गई है। इसमें योजना की विशेषता क्या है, 10 लाख रुपए का कोष, इसमें प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा। और साथ में क्या है, हाँ, यहाँ छोटे बच्चों के शिक्षा खर्च केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रवेश के माध्यम से वहन किया जाएगा। इन बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस या शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जहां ऋण ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। मतलब ये सब सुविधाएं दी जाएंगी कि 10 लाख तक का एक फंड ऑर्गेनाइज किया जाएगा हर एक बच्चे के लिए, और उसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा भी रहेगा, 5 लाख तक का कवर होगा, और ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या है, सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आपात स्थिति के लिए क्या होगा, आपात स्थिति सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके लिए ट्रस्ट वगैरह भी है, वह उन सब ट्रस्ट को फंड भी करेंगे। बहुत सारे कोष ऐसे बनाए हैं जो विशेष तौर पे इस काम के लिए आगे आकर इनकी जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करेंगे। और यह कोष क्या है, आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने और नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। मतलब
यहाँ पर अनुसंधान से मतलब ये है कि आगे यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती है या समस्या आती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर कैसे रहा जाएगा, इस पर भी रिसर्च की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड में किया गया योगदान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में योग्य होगा। मतलब यदि कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह है वो कुछ से दान करना चाहती हैं तो उनका जो सीएसआर होगा 2%, यदि वो इसमें दान करती हैं तो यह सीएसआर के रूप में मान्य होगा। बाल स्वराज कोविड केयर, ये क्या है? ये ऑलरेडी ऐसे ही बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है जिनके लिए आगे पढ़ने में, या बेचारे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, उन बच्चों के लिए यह फंड काम करेगा। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये क्या करता है? ये 2005 के तहत 2007 में स्थापित किया एक सांविधिक निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका काम क्या है? ये जो बच्चों के अधिकारों, कानून, नीतियों, प्रशासनिक तंत्र इत्यादि के बारे में ये काम करता है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की भी जांच करता है। और यौन अपराधों से जुड़े हुए जो अधिनियम है उस पर भी ये निगरानी करता है। कोविड-19 योजना जो है मध्य प्रदेश में, जो देखिए, पहली बात तो केंद्र की भी हमको पढ़नी है और के राज्य की भी पढ़नी है, खासकर उस राज्य की जिस राज्य में हम लोग रहते हैं। तो हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा है, जो मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ये कहा था कि प्रति महीना 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी ऐसे बच्चों को जो अपना खर्चा नहीं उठा सकते, अनाथ बच्चों को। मुफ्त राशन एवं लोन की सुविधा भी दी जाएगी। 500 रुपये तक का पेंशन सॉरी, ये दिया हुआ है, 5,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा, साथ ही मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन इत्यादि सब दी जाएगी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं संगठित एवं असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए, संगठित एवं असंगठित श्रमिक आप समझते हैं क्या हो? ये एक्चुअल क्षेत्र क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए पहले आपको। संगठित और असंगठित क्षेत्र होता क्या है? देखिए, संगठित, जब संगठन के अनुरूप कोई कर्मचारी होता है उसको एक व्यवस्थित रूप से उसको सब चीज़ें दी जाती हैं उसके लिए, चाहे पेंशन हो या उसके लिए आगे ग्रेजुइटी हो, ये सब पूरी व्यवस्थाएं, उसका बीमा हो, उसकी सामाजिक सुरक्षा हो, ये सब की जवाबदारी एक संगठन के रूप में यदि कोई श्रमिक काम करता है, संगठन के अंडर काम करता है, ये पूरी व्यवस्था की जाती है तो वह संगठित क्षेत्र कहलाता है। और जब इन यह चीज़ें उनको नियमित रूप से नहीं मिलती हैं, अस्थायी रूप से ही मिलती हैं, या कभी कभार कोई सरकार के पास एक व्यवस्थित डाटा नहीं होता और वह किसी ऐसे मजदूर जो किसी एक व्यवस्थित संगठन के अंडर काम नहीं करते, वह कहलाते हैं असंगठित क्षेत्र। अब देखिए, लोगों को सुनिश्चित काम दिया जाता है किसमें? संगठित क्षेत्र में, और इसमें रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित रखी जाती हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्यमी स्कूलों और अस्पतालों पर कई अधिनियम लागू किए जाते हैं। इस इकाई के उचित पंजीकरण की आवश्यकता होती है। संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो संगठित होंगे उन्हीं को ही, जो कर्मचारी होंगे उन्हीं को ही लाभ मिलेगा। जैसे नौकरी की सुरक्षा, विभिन्न भत्ते, बहुत मासिक जो भुगतान होता है, यदि उनको छुट्टियां, ये सब मिलेगी संगठित क्षेत्र में। लेकिन आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका गरीब है, और वो जो गरीब है वह ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे असंगठित क्षेत्र के बारे में। वह सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं किया जाता है, जिसके रोजगार की शर्तें भी नहीं तय की जाती हैं, जिसे नियमित रूप से असंगठित क्षेत्र मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई देखिए मजदूर है, अब मजदूर आज वो मजदूरी करने शहर आता है, शहर में उसको काम मिलता है, नहीं मिलता है, कभी कभी वो बिना काम के भी वापस लौट जाता है। यदि वो बीमार पड़ जाता है तो वो सरकार ये जिस संगठन के थ्रू काम करेगा वो उसकी कोई व्यवस्था नहीं, मतलब कहीं ना कहीं असंगठित रूप है, जिसमें सभी तरह की उसको असुरक्षा की स्थितियाँ उत्पन्न हमेशा दिखाई देती है।
अब देखिए, ऐसा सेक्टर जिसमें किसी भी सरकारी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता, ऐसे सेक्टर में प्रवेश करना बहुत ही आसान काम होता है, क्योंकि अब देखिए, रेलवे में जॉब करना आप भी समझते हैं बहुत कठिन काम है, लेकिन यदि एक दिन ही आपको मजदूरी करने आना हो शहर में तो बहुत आसान काम है। रिक्शा चलाना हो बड़ा आसान काम है। ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं वो कहते हैं असंगठित क्षेत्र। हाँ, देखिए, असंगठित और संगठित क्षेत्र में मुख्य अंतर क्या होता है। जो संगठित क्षेत्र होता असंगठित सेक्टर होता है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ रोजगार की शर्तें नियत और नियमित होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब संगठित सेक्टर में रोजगार की शर्तें नियत और नियमित होती हैं, कर्मचारियों को सुनिश्चित काम मिलता है। असंगठित क्षेत्र में वहाँ रोजगार की शर्तें नहीं होती हैं, नियमित काम नहीं मिलता है। संगठित में क्या होता है, पीएफ, न्यूनतम मजदूरी, ये सब काम आएंगे, लेकिन असंगठित में ऐसा कुछ नहीं होगा। संगठित क्षेत्र में क्या होगा, सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी नियमित मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जब वो काम करेंगे तभी उनको मिलेगा। संगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा मौजूद है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। भाई, जब हम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं। आज हम 4 लेबर लेके कोई काम करवा रहा है, अगले दिन वो 4 दूसरा हो जाएगा। तो कोई भी निश्चित नहीं है इसमें। ओवर टाइम के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का वेतन सरकारी मानदंडों के आधार अनुसार है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को वेतन में बढ़ोतरी मिलती है। मतलब कम से कम एक बार साल में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 50% से अधिक योगदान असंगठित क्षेत्र का है। इसमें कुछ जो मूलतः कहाँ से हैं, ग्रामीण आबादी से आते हैं। गाँव में परंपरागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इस श्रेणी में आते हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल, जिसका 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक, मतलब इनसे मतलब क्या है, असंगठित उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक 1948 के फैक्ट्री एक्ट जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। एक व्यावसायिक श्रेणी है, रोजगार की प्रगति श्रेणी है, विशेष रूप से पीढ़ी श्रेणी है और सेवा श्रेणी है। इन सबको में अलग अलग आप समझिए। यदि प्रश्न आ गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निम्न में से कौन नहीं है या कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, बुनकर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, सफाई कर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले आदि, घरेलू कामगार, महिलाएं, नाई, सब्जी बेचने वाले विक्रेता, समाचार विक्रेता, ये सब आते हैं असंगठित क्षेत्र में। समस्याएं क्या क्या हैं इनकी, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये आपके आसपास का माहौल है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि बेहद कम आमदनी होती है इनकी, अस्थायी रोजगार मिल रहता है इनका, श्रम कानून के तहत नहीं आते हैं ये, खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा इनकी नहीं है, और क्या है, बढ़ती हुई जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था होती है इसमें। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन लागू किया गया है ऐसे ही लोगों के लिए। इसमें क्या है, जो 15,000 तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है, सामाजिक सुरक्षा देने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 60 वर्ष तक की आयु से 3,000 रुपये तक की एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि कोई 29 वर्ष में प्रवेश करता है तो कम से कम उसको 100 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा 60 वर्ष तक के लिए, और यदि कोई 18 वर्ष में प्रवेश करता है इस योजना में तो उसको 55 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। सरकार हर महीने कामगार के पेंशन के खाते में इसकी राशि जमा कर देगी, और अगले अगले 5 सालों में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तब यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में एक बन जाएगी। बहुत अच्छी बात है ये। अगले 5 साल में यह सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, और यहाँ यह योजना 15 फरवरी से भी लागू हुई है।
यह योजना 15 फरवरी से लागू भी हो गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब सब इसमें क्या क्या होगा? आजीविका, असुरक्षा, बाल श्रम, मातृत्व सुरक्षा, छोटे बच्चों की देखरेख, इन सब से जो बेहद मुद्दे हैं जुड़े हुए, उन सब में यह काम आएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ पहुंचाने की राह में सबसे बड़ी बाधा यह है कि वैसे कामगारों का चिन्हित करना, मतलब अभी सही मायनों में देखो, ऐसे लोगों का डाटा हम लोग के पास इकट्ठा नहीं है, तो हम किस आधार पे कह सकते हैं बताइए? हम लोग कह ही नहीं सकते कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम योजना कैसे बनाएंगे? ये सरकार के लिए चुनौती है। अब इसमें क्या किया? कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अपनाया गया, जिसके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। योजनाओं की कमी नहीं है। देखिए, आप समझिए, सही मायनों पे सरकार जो हमारे यहाँ है वो बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में, अरे आप नीचे वालों को छोड़िए, आप ये सोचिए जो अभी हैं, मतलब यदि हम लोग आप लोग हैं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसका लाभ कैसे लेंगे? तो सबसे बड़ी होती है बात जागरूकता की, तो जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या योजनाएं हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका मतलब क्या है? जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को क्या है, 30,000 रुपये तक की स्मार्ट कार्ड आधारित नगदी रहित स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के लिए देने के लिए आरंभ की गई है। सरकार ने मृत्यु एवं अपंगता के लिए बीमा प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इसका कार्यान्वयन सरकार कर ही रही है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपने देखी होगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए, संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की है, ये तो पता है। आप बताइए, चलिए, अच्छा प्रश्न है। संविधान के किस आर्टिकल में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है, या किस भाग में की गई है? इस बात को प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए, आप कमेंट्स, हो सकता है आपको लगता है कि हम क्यों करें कमेंट्स, पता है ऐसा, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा है। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रम में कई तरह के कार्य एवं व्यवसाय होने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें चिन्हित करना सबसे बड़ी चुनौती है। और बहुत सारी देखिए समस्याएं हैं जिसके कारण असंगठित क्षेत्र को संगठित करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और आगे देखिए, हम योजना बताते हैं आपको। हाँ, एक सरकार ने ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया, किसके लिए? ऐसे श्रमिकों के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर सभी श्रमिकों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। इसलिए मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, आगे क्या क्या है सुविधाएं ई श्रम पोर्टल में? सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम, ये क्या है? ये इसमें है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को 3,000 की पेंशन मिलेगी, जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर, देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं इस यूनिट में। अब इस यूनिट में बहुत सारी योजनाएं होने के बाद हमने काफ़ी कुछ ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब हम ऐड कर पाए हों और सबको बहुत बेहतर बता पाए हों, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, और जहाँ तक हो सके कि और भी यदि आपको कहीं योजना चलती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है? कम से यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु होती है तो कम से कम 2 लाख रुपए उसको उसके नॉमिनी को मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी क्या है? कम से कम 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी यदि वह परमानेंट रूप से विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है यदि विकलांग, तो उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अटल पेंशन योजना, ये क्या है? इसमें 1 लाख रुपए से 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। पीडीएस क्या है? इसमें क्या है? 35 किलो चावल या गेहूं प्रति माह प्रदान किया जाएगा, और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार को 15 किलो खाद्य प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इसमें 1.2 लाख 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी बनाने के लिए। और ये हिली एरिया, मतलब पहाड़ी एरिया, तो वहाँ 1.3 मतलब 1,30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसमें क्या है?
300 से लेकर 500 प्रीमियम का भुगतान प्रतिमाह करने पर इसमें 1000 से लेकर 3000 की पेंशन प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत 5 लाख रुपए तक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार क्या होता है, बिना किसी प्रीमियम के वह अपना स्वास्थ्य बीमा करवा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स, इसमें क्या है, इसमें इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित योजनाएं हैं। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या है, इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कीवर, क्या लिखा हुआ है मैनुअल, ये हिंदी बताएंगे आपको, तो इसमें कुछ शायद शब्द का वो है। इसमें इसके तहत क्या होगा, 3000 रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम कौन सी, देखिए मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, इसको ध्यान से पढ़े। कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार देती है इसी योजना के माध्यम से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके तहत भी जो ग्रामीण युवाओं हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसके तहत क्या है, देश के गरीब श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण या व्यवसाय आरंभ करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी आर्थिक। पीएम स्वनिधि योजना, इसके तहत क्या है, रेहड़ी पटरी मतलब जो नहीं, आप देखा होगा ठेला वाले जितने होते हैं, बाहर बेचने वाले होते हैं, इन सब के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता लोन के तौर पे मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के माध्यम से देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें भी क्या होता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए इन सभी योजनाओं का एक चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट में आप लोग आराम से देख सकते हैं योजना का प्रकार कौन सा है, सोशल सिक्योरिटी वाला है, वेलफेयर स्कीम है, जो कल्याणकारी योजना है ना, हम लोग इस टॉपिक में है, ध्यान दीजिएगा, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर शॉपकीपर्स, इसके लिए भी क्या किया है, 18 से 40 वर्ष तक की इसकी आयु होनी चाहिए और छोटी दुकानदारों के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, इसमें 18 से 50 वर्ष तक की इसमें आयु सीमा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना, इसके तहत आवेदक भारत का स्थायी निवासी हो और आयु 18 से 40 वर्ष तक हो। पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है, यह लोक वितरण प्रणाली है, इसमें 15 से 59 वर्ष के बीच में सदस्य की आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो बताया अभी अभी हमने आपको ना, उसमें क्या हो सकता है, उसमें वही है जहाँ पर क्या हो सकता है, आपको घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आपको पैसे दिए जाएंगे। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके तहत क्या होता है, इसमें भी सामाजिक रूप से कहीं एक सहायता कार्यक्रम है। आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत क्या होगा, 5 लाख तक का इलाज कोई भी करा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वीवर्स, इसमें क्या है, वही 50%, एक्चुअली जो हमने ऊपर बताया है ना, वही इसका शॉर्ट फॉर्म में पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे मनरेगा भी है, इसमें क्या होता है, 18 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए और कम से कम वो ग्रामीण क्षेत्र में निवासी होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी क्या, अधिकतम उम्र किसकी है महिलाओं में, इसमें 45 वर्ष फिक्स की गई है और बाकी लोग के लिए 15 से 35 वर्ष से। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसके तहत क्या होगा, लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन भारत सरकार का जो है, भारत का निवासी स्थायी रूप से होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इसमें वही बताया आपको क्या है, इसके तहत जो स्वनिधि योजना, कहीं ना कहीं आसपास जो काम करने वाले होते हैं ना, वो वेंडर्स, उनके लिए है ये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 18 से 45 इनकी एज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके तहत भी क्या होगा, 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र होगी और कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण वो होना चाहिए। ये पूरे कल्याणकारी योजनाएं हैं। एक्चुअली हमने थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया है, इससे ये पढ़ाया है क्योंकि आपको यह थोड़ा सा मेन मेन चीज़ें, फीचर्स आप उसको नोट कर लें। केवल
यदि केवल एक ही योजना के बारे में बात करेंगे तो आप समझिए 3 से 4 लेक्चर जाएंगे। इसलिए लेकिन मेन मेन चीज़ें बताई है, और भी आप अपने तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक सहायता एवं दिव्यांग सशक्तिकरण। ठीक है, जैसा भी हो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।